हेलो हाय एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल की वीडियो में हमने जो इंडियन ज्योग्राफी है उसकी शुरुआत की थी, भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल के बारे में हमने एक जो सामान्य सी जानकारी जो थी वो ले ली थी। सामान्य जानकारी कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, इस तरह की कुछ जानकारी थी। वो मोटी मोटी जानकारी हमने इसके बारे में ले ली। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का भौतिक विभाजन। वो होगा भारत का भौतिक विभाजन। तो इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन। भारत को बेसिकली 6 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, 6 भाग। और ये क्यों बांटा जाता है भारत को? क्योंकि भारत की जो शिथिलाकृति है वो हर एक जगह अलग अलग है, एक समान तो है नहीं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अलग अलग स्थल रूप भारत के देखने को मिलते हैं। जैसे कि उत्तर में हम देखें हिमालय पर्वत हो गया, और गंगा का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, थार का मरुस्थल। इसी तरह दक्षिण में दक्षिण का पठार हो गया, जो समुद्र के सटे हुए तटीय मैदान है, तटीय मैदान हो गए द्वीप में। इस तरह भारत की अलग अलग स्थलाकृतियों से मिलकर एक बना हुआ देश है। तो इसके लिए भारत का अध्ययन करने के लिए, आसानी से इसको अध्ययन करने के लिए हम इसको विभाजित करते हैं। तो 6 भागों में बांटा जाता है। 6 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हिमालयी क्षेत्र। हिमालयी क्षेत्र। उसके बाद है गंगा का मैदान या उत्तर का मैदान, इसको समतल मैदान भी बोलते हैं। उसके बाद है मरुस्थलीय भाग। मरुस्थलीय भाग के बाद है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद हम देखें तटीय मैदान, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र के बाद द्वीप समूह है। हम एक एक करके इन सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप टेंशन मत लो कि इनको क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो एक एक करके पढ़ेंगे कि हिमालयन क्षेत्र, इसको हिमालयन क्षेत्र क्यों बोला जाता है, उत्तर का मैदान को उत्तर का मैदान क्यों बोला जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, ये सब कुछ क्या है। अलग अलग वीडियो में इसकी एक एक करके 6 वीडियो आएगी। तो 6 भागों में इसको हम इन 6 पार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो भौतिक विभाजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अवधारणा कि जो भूआकृति है वो बोलते हैं किसको है। भौतिक विभाजन करें हम किसका करेंगे? भारत का। भारत की किस लिए? स्थलाकृति होगा। स्थलाकृति या भूआकृति है कि, तो स्थलाकृति बोलते किसको है? तो किसी स्थान की भूआकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम ही भूआकृति है। यानी कोई स्थल है, वहाँ की संरचना कैसी है, वहाँ का प्रक्रिया कैसी है, और वहाँ का विकास कैसा है। मतलब कि वो मैदानी भाग है, कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है, वहाँ पर खड्डे हैं, किस तरह की वहाँ पर संरचना है, किस तरह से उस संरचनाओं का विकास हो रहा है। तो इन सब आधारों को हम, जो परिणाम निकलता है उस परिणाम को ही बोलते हैं भूआकृति। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा, ये देखो, ये जो है ये है हिमालयी क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है, स्थल से ऊंचा उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र या हिमालयी क्षेत्र। ये है गंगा का मैदान, जिसको बोलते हैं समतल मैदान। ये बिल्कुल प्लेन मैदान है, इसलिए इसको समतल मैदान बोलते हैं। ये है थार का मरुस्थल, या इसको रेगिस्तान भी बोलते हैं, थार का रेगिस्तान। और ये है तटीय मैदान, समुद्र से लगा हुआ जो भाग होता है उसको बोलते हैं तट से सटा हुआ तटीय मैदान। और ये बीच में बच गया, ये है पूरा का पूरा पठारीय भाग। ये भाग बीच में से ऊंचा उठा हुआ है,
इसलिए इसको पठारिया भाग बोलते। और ये जो है ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये क्या है, ये है तटीय, ये द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। तो आपने देखा कि हर जगह की आकृति अलग अलग है। यहाँ पे ऊंचे पर्वत है, यहाँ पे ऊंचा उठा भाग है, यहाँ की मिट्टी अलग है, संरचना अलग है। ये तट के से सटे हुए प्रदेश है, ये समतल का मैदान है, ये द्वीप समूह अलग अलग छोटे छोटे समूह हैं जो पानी पे कहीं किसी जगह से बाहर निकली हुए, किसी जगह से अंदर डूबे हुए। इस तरह की जो शतलाकृति है वो भूआकृतियाँ कहलाती है। इसको विभाजन करके अलग अलग सुविधा के अनुसार पढ़ा जाता है। पर्वतीय मैदान, गंगा का मैदान या उत्तर का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र, तटीय मैदान और ये द्वीप समूह है। इन 6 भागों में बांटा जाता है। तो हम पढ़ेंगे आज हिमालयी भाग, हिमालयी जो क्षेत्र है उसके बारे में। हिमालयी क्षेत्र का विभाजन। तो हिमालय को बेसिकली 3 भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में बांट कर भी पढ़ते हैं। सबसे पहले वृहत हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद है शिवालिक या लघु हिमालय। और वृहत हिमालय के पार जो पर्वत श्रृंखलाएं मिलती है उनको बोलते हैं ट्रांस या पार हिमालय। पार हिमालय यह है वृहत हिमालय या बड़ा हिमालय। जो हमारा मुख्य है, जो जिस हिमालय को हम बोलते हैं कि ये हमारा हिमालय है, वो इसी को बोलते हैं वृहत हिमालय जो है। इसके अलावा भी ये कुछ हिमालय है, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, शिवालिक। तो इसको पार हिमालय इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो हमारा मुख्य जो हिमालयी क्षेत्र है उसको पार करके दूसरी तरफ है, तो इसको बोलते हैं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। इसका दूसरा नाम है ट्रांस हिमालय। ये हमारा मुख्य हिमालयी क्षेत्र है, इसलिए इसको वृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, इसको ही हिमालय बोला जाता है। उसके बाद ये है इन दोनों के बीच में होने के कारण इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। और ये सबसे दक्षिण में हिमालय, इसको बोलते हैं शिवालिक या लघु हिमालय, लघु हिमालय। हर एक हिमालय की अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए रहा, ये काराकोरम वाली ये जो लद्दाख श्रेणी है जो आपको दिख रही है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये जो आपको जो लाइन दिख रही है ये है हमारा वृहत हिमालय, इसको बोलते हैं वृहत हिमालय। उसके नीचे जो ये डॉट डॉट में आपको दिख रही है ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद नीचे ये है शिवालिक हिमालय। ये तो है हिमालय के आधार पर कि हिमालय कितने प्रकार के। अभी इन हिमालयों को क्षेत्रीय आधार पर भी बांटा जाता है। क्षेत्रीय आधार पर कैसे बांटते हैं, इस तरह से। ये है कश्मीर हिमालय, यानी सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के जो मध्य का जो हिमालयी क्षेत्र है इसमें तीनों प्रकार के हिमालय आ जाते हैं। वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, सभी हिमालय आ जाते हैं। यानी कि इसका जो क्षैतिज विभाजन है जो पूर्व से पश्चिम में इसको बोल सकते हैं, पश्चिम से पूर्वी जो विभाजन है ये दिया था सर सिडनी ब्राड ने, सर सिडनी ब्राड ने। इसको भी 4 भागों में बांटा जाता है। जो सिंधु से सतलज नदी के मध्य है उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय, या नदियों के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। सतलज से काली के जो मध्य उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। काली से तिस्ता के मध्य है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के जो मध्य है उसको बोलते हैं असम हिमालय। तो नदियों के आधार पर भी या क्षैतिज रूप से भी इसको या पूर्व से पश्चिम में इसको 4 भागों में बांटा गया है। वो ये विभाजन किसने किया था, सर सिडनी ब्राड ने इनका विभाजन किया था, वो इसको 4 भागों में बांटा गया। और उत्तर से दक्षिण की ओर की बात करें
तो उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कश्मीर, या इसको दूसरा नाम भी है पंजाब हिमालय बोलते हैं, उत्तर पश्चिम हिमालय बोलते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम भाग की तरफ है। तो पहला हमारा कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। कुछ मैं इससे पहले आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ, जैसे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ पे है? ये है नेपाल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है K2, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये है भारत की सबसे ऊंची। दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की कंचनजंगा, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य। सतलज नदी के मध्य है। इसमें कुछ प्रमुख चोटियां पाई जाती है, जैसे कि काराकोरम, मैं मैप में दिखाऊंगा आपको। काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, जास्कर, और चौथी है पीर पंजाल। पीर पंजाल, तो इनका आप क्रम भी याद रखना। क्रम याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इनका क्रम क्या है। ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण तक या दक्षिण से लेकर उत्तर तक इनका किसी भी प्रकार से क्रम पूछा जा सकता है। जैसे ये रही काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, यहाँ पे जास्कर, जास्कर के बाद यहाँ पे है पीर पंजाल। तो आप इनको क्रम इनका याद रखना कि जो कश्मीर हिमालय है उनमें उत्तर से दक्षिण तक चोटियों की जो क्रम है वो क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। उसके बाद इनमें कुछ दर्रे भी है। दर्रों के लिए हमारा एक अलग से स्पेशल क्लास लेंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन से दर्रे, क्योंकि दर्रों की अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, तो दर्रों को अलग से पढ़ेंगे हम। इसमें एक और फैक्ट आप याद रखना कि इसमें एक विशेष प्रकार की अवस्थिति पाई जाती है, उसको बोलते हैं करेवा। ये कश्मीर की विशेषता है, जो जम्मू और कश्मीर है उसमें कश्मीर की ये विशेषता है। करेवा क्या होता है? यहाँ पे केसर की खेती की जाती है इस जगह पे, केसर की खेती। और केसर की खेती के लिए विशिष्ट मिट्टी बोल सकते हैं हम इसको, एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी है। सिर्फ केसर की खेती सिर्फ इसी जगह पे हो सकती है। इसकी एक अलग ही विशेषता है, सभी मिट्टियों में सबसे अलग विशेषता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? केवल और केवल कश्मीर में ही ये पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में या कश्मीर हिमालय में ये सिर्फ पाई जाती है। और यहाँ पे अनेक प्रकार की झीलें भी है, जैसे कि डल झील हो गई, बहुत फेमस झील है डल झील। डल झील, और एक हो गई वुल्लर झील। डल झील और वुल्लर झील। इसके अलावा पोगांगसो, पोगांगसो, और इसके अलावा सोमुश्री, सोमुरिरी।
इस तरह की जो ये झील है वो भी इस कश्मीरी जो क्षेत्र है या कश्मीर जो हिमालय है इसमें पाई जाती है। कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलज के मध्य का जो हिमालय है उसमें। तो इनकी आप पर्वत श्रेणियाँ याद रखना। एक ये याद रखना कि ये क्रेवा यहाँ की विशिष्ट प्रकार की जो ये मिट्टी है वो पाई जाती है। इस पे केसर की खेती होती है और ये सिर्फ यहीं पे पाई जाती है, अन्य कहीं पर नहीं पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ की कुछ झीलें याद रखना, डल झील, वुल्लर झील, इस प्रकार की। और ये जो झीलें हैं ये मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। और ये जो दो है मैंने लिखाई है ये है लवणीय झील। तो ये कुछ, और मैं इसमें सिर्फ वही बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनकी संभावना आने की बहुत ज़्यादा होती है बार बार एग्ज़ाम में। ये मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे कुछ प्रकार के तीर्थ स्थान भी है, जैसे कि वैष्णो देवी तीर्थ स्थान भी है। तीर्थ स्थान कौन कौन से है? वैष्णो देवी एक आपका, वैष्णो देवी हो गया, अमरनाथ की गुफा हो गई, अमरनाथ की गुफा हो गई। इस तरह की जो कुछ तीर्थ स्थान है वो भी इसी कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। और झेलम नदी यहीं से निकलती है, झेलम और चेनाब नदियाँ। चेनाब, ये जो सिंधु की दो सहायक नदी है वो भी इसी क्षेत्र से निकलती है। सिंधु की सहायक नदी, सहायक नदी ये भी इसी क्षेत्र से निकलती है। और झेलम नदी के किनारे कश्मीर बसा हुआ है। कश्मीर जो बसा हुआ है वो कहाँ पे बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और डल झील मैंने आपको बताया, डल झील यहीं पे है कश्मीर में ही। और डल झील एक बहुत ही मतलब ये बोल सकते हैं हम कि दर्शनीय झील है, पर्यटनीय झील है। एक तरह से हम इसको बोलते हैं, एक पर्यटनीय झील है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है जो हिमालय है वो है हिमाचल हिमालय। इसका और नाम क्या है? हिमाचल हिमालय, कुमाऊँ हिमालय या फिर उत्तराखंड हिमालय। इसको तीन नामों से जाना जाता है। तो दूसरा जो सर सिडनी ब्राड ने जो विभाजन किया था दो नदियों के आधार पर, तो ये दूसरी, ये किन की नदियों के बीच में है? ये है सतलज नदी और काली नदी। इन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित है। यहाँ पे सिंधु की जो सहायक नदी है सतलज, रावी, व्यास, ये तीनों नदियाँ इसी क्षेत्र में बहती है। सतलज, रावी, व्यास ये सिंधु की सहायक नदियाँ इसी क्षेत्र में बहती है। और जो गंगा की सहायक नदी है यमुना, दूसरी कौन सी हुई? घाघरा, ये भी इसी क्षेत्र में बहती है। ये नदियाँ भी, यमुना और घाघरा नदियाँ। यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल भी है, जैसे कि धर्मशाला, मसूरी। मसूरी आप जाओगे, लबासना, लबासना कहाँ है? मसूरी में। मसूरी यहीं पे है। कसौली, रानीखेत, इस तरह के जो पर्यटनीय स्थल भी है वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है, हिमाचल हिमालय में या उत्तराखंड हिमालय में। और क्या है? और यहाँ पे अनेक प्रकार के दून भी पाए जाते हैं, जैसे कि देहरादून, नालागढ़ दून और चंडीगढ़ कालका दून, अनेक प्रकार के दून। देहरादून, देहरादून का नाम आपने सुना होगा, वो दून यहीं पे पाए जाते हैं। एक प्रकार की विशेष स्थिति होती है, स्थल होते हैं, इसको बोलते हैं दून। और वृहत हिमालय में इसी क्षेत्र में एक भोटिया नामक जनजाति भी रहती है, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति हिमाचल हिमालय में पाई जाती है, उत्तराखंड हिमालय में पाई जाती है, जिसका दूसरा नाम। और यहाँ पे एक विशेष प्रकार की घास की स्थल पाई जाती है, बुग्याल। बुग्याल एक विशेष प्रकार की घास स्थल है।
विशेष प्रकार का घास स्थल जो ऊंचाई पर स्थित है, जो ऊंचाई पर स्थित है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस बुग्याल के बारे में कि बुग्याल क्या है, बुग्याल किसको बोल कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार का घास मैदान है जो कि ऊंचाई पर पाया जाता है। जब और जनजाति जो है वो जब घाटी में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उस समय इस स्थान पर जाती है। और यहाँ पे प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी नेशनल पार्क है ये हमारा। फूलों की घाटी एक विशेष स्थान है, विशेष नेशनल पार्क है, वो भी यहीं पे पाया जाता है। यहीं पे गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरह के जो स्थल है वो भी पाए जाते हैं, उद्गम स्थल पाए जाते हैं। ये दार्शनिक स्थल भी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, यहाँ से गंगा का उद्भव होता है, यमुनोत्री से यमुना का उद्भव होता है। केदारनाथ भगवान शिव का एक मंदिर है। यहाँ पे जो ये चार जो धाम बोलते हैं उसको, चार धामों में एक धाम भी है, बद्रीनाथ भी ऐसा ही है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है, तो आप इनको याद रखना। सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ आपको। तीसरा जो हिमालय था वो था सिक्किम हिमालय। सिक्किम सिक्किम हिमालय, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, इसको दार्जिलिंग हिमालय भी बोलते हैं। तो इनमें कोई भी नाम अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो कन्फ्यूजन मत होना, ये सभी एक ही पर्वत के नाम है। और ये किन के मध्य है? काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय या फिर दार्जिलिंग हिमालय। इसमें जो पूर्व में है, इसके जो पश्चिम में है, पश्चिम में है नेपाल हिमालय। इसके जो पूर्व में है वो है भूटान हिमालय। तो ये नेपाल से भूटान के मध्य में स्थित एक क्षेत्र है। यहाँ की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। यहाँ पे अनेक प्रकार की जनजाति भी पाई जाती है, जिसमें एक लेप्चा नाम की जनजाति है। लेप्चा जनजाति ये मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती है। लेप्चा जनजाति अनेक जनजातियों में, इसमें अनेक प्रकार के लोग भी पाए जाते हैं, जैसे कि नेपाली जनजाति होगी, बंगाली लोग हो गए, अनेक प्रकार की मिश्रित जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। यहीं पे अंग्रेजों ने चाय के बागान की खेती की थी। चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? चाय के बागान यहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की जलवायु मिलती है, जिसके चलते अंग्रेजों ने यहाँ पे चाय की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। चाय के बागान यहीं पे सिक्किम में ही पाए जाते हैं। तो यही नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय में चाय की खेती की जाती है। और यहाँ पे द्वार प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। द्वार जैसे कि हरिद्वार हो गया आपका। उसमें पिछले में हमने क्या देखा था? जो हमारा हिमाचल हिमालय था, उत्तराखंड हिमालय था, वहाँ पे दून प्रकार की वो यानी विशेष प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जैसे देहरादून। तो यहाँ पे उसी तरह की द्वार प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, जैसे कि हरिद्वार, हरिद्वार प्रकार की। ठीक है, तो आप इनको याद रखना। उसके बाद जो हमारा जो अंतिम जो चौथा जो नदी के आधार पे हिमालय है वो है असम हिमालय, या इसको बोलते हैं अरुणाचल हिमालय। यह है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी इनके बीच में पाई जाती है। यहाँ पे नामचा बरवा नाम की एक प्रमुख चोटी है।
नामचा ब्रह्मा। ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। विशेष प्रकार की चोटी है जहाँ से हिमालय जो है वो टर्न लेता है या हिमालय मुड़ता है नीचे दक्षिण की ओर मुड़ जाता है इस पर्वत श्रृंखला के पर। यहाँ पर अनेक प्रकार की संरचनाएं भी पाई जाती है। यहाँ पे अनेक प्रकार की नदियाँ पाई जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र की अनेक सहायक नदियाँ हैं जैसे कि कोमेंग, सुबनसिरी, कोमेंग, दिहांग, दिबांग, सुबनसिरी, लोहित। इस प्रकार की जो नदियां हैं वो इस असम हिमालय में पाई जाती है। और ये बारहमासी नदियाँ हैं, यानी बारहमासी नदियाँ। बारहमासी नदियाँ कौन सी होती है? ऐसी नदियाँ जिनमें वर्ष के 12 महीनों में पानी रहता है, यानी किसी विशेष समय में विशेष मौसम में इसमें पानी नहीं रहता, बल्कि 12 महीनों में पानी रहे, वो बारहमासी नदियाँ हैं। और मौसमी नदियाँ कौन सी होती है? जब नदियाँ पढ़ेंगे तो उस समय हम इसके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये मौसमी और बारहमासी नदियाँ। यहाँ पे अनेक प्रकार की जनजातियाँ भी पाई जाती है। जनजाति वो कौन कौन सी है? मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। ये कुछ जनजाति है जो कि इस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। यहाँ पे लोग एक विशेष प्रकार की खेती करते हैं, उस खेती को बोलते हैं झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है कि लोग जैसे जंगलों में एक जगह पे किसी जगह पे वृक्षों की कटाई कर दी, ये क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे पूरा का पूरा जंगल है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक किसी विशेष क्षेत्र पे पेड़ों की कटाई कर देंगे। जो ये जनजातीय लोग हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कटाई कर देंगे। जैसे कि मान ली इस स्थान पर इन्होंने कटाई कर दी तो ये स्थान खाली हो गया, यहाँ पे राख बन गई, तो इनके ऊपर वो 2-3 वर्ष के लिए खेती करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो इस स्थान पे आ जाएंगे यहाँ पे, और जो पहले वाला जो स्थान था यहाँ पे नई वनस्पतियाँ उगनी प्रारंभ हो जाएगी, ये स्थान खाली हो जाएगा। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे खेती करना प्रारंभ कर देंगे। वो पेड़ों को काटेंगे, जलाएंगे और इस स्थान पर नई जो वनस्पतियाँ वो उगनी प्रारंभ हो जाएगी। तो घूम घूम के जो खेती होती है उसको बोलते हैं झूम कृषि। अनेक स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, घूम घूम कर खेती करना। तो ये थे कुछ हिमालय का बंटवारा। इसमें बहुत कुछ रह गया, जैसे कि इसके प्रमुख दर्रे रह गए, अनेक प्रकार की जो चोटियाँ रह गई, वो हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी पर सभी दर्रों को, सभी चोटियों को पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ मोटा मोटा खाका खींच के बताया है कि हिमालय को कैसे बांटा जाता है। तो हिमालय को 2 तरीके से बांटा जाता है। इसकी पर्वत चोट श्रेणी के आधार पर 4 प्रकार से ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। नदियों के आधार पर भी इसको 4 भागों में बांटा जाता है। सर सिडनी ब्राड ने इसकी विभाजन किया था, कश्मीरी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इनको और किस किस नाम से जाना जाता है ये हमने एक छोटा सा फैक्ट देखा है। इसमें हम अभी ये जो श्रेणियाँ देख रहे हैं, शिपकिल्ला दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, नांगा पर्वत हो गया, पर्वत चोटियाँ हमने अभी एक भी नहीं पढ़ी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आज की यहीं तक। तो आप वीडियो को लाइक करना और यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।